मनीष अग्रवाल, जो बात नावेद ने कही वो बात प्रैक्टिकल है कि सपा के साथ ये दुविधा रहती है कि अगर एग्रेसिव एम फैक्टर के साथ चले जाएं एग्रेसिवली तो काउंटर पोलराइजेशन उनको ले डूबेगा, और नहीं जाए तो मुसलमान नाराज। अब संभल का मुसलमान तो ये कह रहा है कि भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख आदमी का एक प्रदर्शन हो जिया के पक्ष में ताकि दबाव बने, लेकिन प्रदर्शन तो रामपुर में आजम खान के लिए नहीं हुआ, जिया के लिए कैसे होगा? मनीष जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये वो वाली सपा नहीं रही जिसको कभी पहले मौलाना वाली कहा जाता था, जब राम मंदिर पे खुलेआम गोली चलवाई गई थी। आज वो तीव्रता नहीं रही। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के संग ये समस्या है कि उनके पास खुल के अपना उद्देश्य नहीं है व्यक्त करने को। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो उसको सेटबैक मिला, उसके बाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल अपनी लाइन लेंथ दशा बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम किस दशा में आगे बढ़ेंगे, कैसे राजनीति करेंगे, कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है। चाहे वो संभल का प्रकरण हो या मथुरा का हो या काशी का हो। आप जो एएसआई वाली बात कह रहे थे वो पॉइंट मैंने आपके एक्स पे पढ़ा था और लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन उसी के तहत ये एक नाम नहीं है। अभी आप देखिएगा भारत में ऐसे बहुत से नाम बदले जाएंगे, जो एएसआई के पास जो नाम रजिस्टर्ड होगा वही बोर्ड हमें देखने को मिलेंगे। सरकार अगर कोई कानून लाई है तो सरकार उसका पालन कराएगी, और समाजवादी पार्टी आज ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि वो किस तरफ जाए, वो पीडीए के तरफ जाए, वो मुस्लिमों के साथ जाए या वो हिंदुओं के साथ आए। यही पशोपेश है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। आप देखिए बहुत से नेताओं ने खुल के वफ के खिलाफ, कानून पास कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या ये लोग राम मंदिर के लिए गए थे इतना खुल के? क्या ये लोग उस समय कोर्ट में गए थे कि राम मंदिर का केस एक्सपेडाइट करा जाए? यही कपिल सिब्बल वहां खड़े होकर डिले कर रहे थे कि इसका जजमेंट ना देने दिया जाए, वरना ये जजमेंट यूज करा जाएगा कल को चुनावों के लिए। तो इन लोगों ने राजनीति को इस दशा पे लाके खड़ा कर दिया था कि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करते थे, उसके लिए ही जाके खड़े होते थे, और आज ये वो राजनीति नहीं कर पा रहे। ठीक मनीष भाई। दुबे जी, क्या पशुपेश जैसी कोई स्थिति है? क्योंकि वक्फ पर उम्मीद दी जा रही थी कि धर्मेंद्र यादव या राम गोपाल जी या शिवपाल जी, इनके दस्तखत से कोई पिटीशन फाइल होगी ताकि एक मैसेज रहे और हमारे भी एक झोला हम भी रख दे सीट पर, क्या जैसे बाकी दलों ने रखा, ताकि सनत रहे कि भाई हम भी थे मुकदमा करने वाले में, अकेले कांग्रेस नहीं थी क्या। और कांग्रेस आप सबसे आगे निकल गई। राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ था तब तक तो उसने पिटीशन टाइप करा के रख ली थी, इधर पास हुआ उधर ठोक दी, राष्ट्रपति का भी इंतजार नहीं किया। आप ऐसा नहीं किए, एक। और दूसरा, आजम खान का उदाहरण सामने है तो बर्क की वैसे हिम्मत वो हो रही होगी नहीं भाई। आजम खान जैसे बड़े नेता के लिए भी समाजवादी पार्टी सड़क पर नहीं उतरी तो बर्क ये तो सोच ही रहे होंगे कि हमारे लिए कहां तक उतर पाएंगे और कितना उतर पाएंगे। ये दुविधा है दुबे जी। नहीं, जैसे कांग्रेस में एक दुविधा थी कि गांधी परिवार वक्फ पे नहीं बोलेगा, तो उसने अपने को बचा लिया। श्रीमती सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, तीनों ने अपने को बचा लिया, बोले हम नहीं बोलेंगे। क्या इमरान बोलेंगे, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, गोगई, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन मुकदमा तुरंत ठुकवाया। आप में अखिलेश जी बोले तो, लेकिन मुकदमे की दौड़ में आप पीछे रह गए जानबूझ के। दुबे जी, नहीं, देखिए कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले ही स्टेटमेंट आ गया है कि जो लोग ये लोग कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। इसलिए वही पिटीशन बार बार एक लोग करें या 10 लोग करें उसका कोई मतलब नहीं होता है। और अमिताभ जी, आपने भी देखा होगा कि जो एक बार संसद से पास हो जाता है फिर बहुत ही रेयर हो सकता है। और ये तो स्टेटमेंट भी आया है जो माननीय संसद के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी, सरकारों की भी तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं हो जाती है, क्योंकि भाई जो संसद ने कानून बना दिया वो फाइनल हो गया।
तो ये ठीक है अब, लेकिन कर रहे, एक होप है, एक लोकतंत्र में आशा रहती है कि चलो भाई हम एक न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय क्या जजमेंट देता है वो है, लेकिन न्यायालय भी बना हुआ है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 101%। खैर, अभी एक चीज और मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी डींगे हाँकते थे और बड़े अपने आप को लोग दिखा रहे थे कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की मर्यादा क्या है। मैं आफ्ताब जी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इटावा में एक बार कवि सम्मेलन था। आप मानोगे नहीं, नेताजी उस कवि सम्मेलन में शामिल थे, तो एक कवि ने अटल जी का नाम सिर्फ अटल बोल दिया था, तो नेताजी ने खड़े होकर विरोध किया था। उन्होंने बोला है तुम इस तरीके से नाम नहीं ले सकते हो, इसको बंद करो। यानी कि आप सोचिए कि पहले किस तरीके की व्यवहार होता था, एक मान सम्मान दिया जाता था। और आज की जो कैटेगरी है, इनकी लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए रिसेंटली इनकी जो मुख्यमंत्री दिल्ली की किस तरीके से बेहुदा बात करते हैं। आज आपके चैनल पे हम भी उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, महिला है तो क्या हुआ, लेकिन हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारी एक मर्यादा है, वो एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये तो कभी ना सिखाए कि हम क्या हैं, अपने आप गिरेबान में झांको कि तुम क्या हो। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो अभी 3-4 पॉइंट आपको दिखाए जनता थे, आपको समझा किसी ने रही भी है। एक शब्द नहीं बोला। अरे पहले जनता सुनिए, आपको पहले समझा सुनिए, रही है। एक मिनट दीपक, पहले एक मिनट भैया, भाई दुबे जी की पहले बात सुनिए। जी दीपक जी दुबे जी, हमने 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 आपको दिखाया था कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा बोलती है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपने देखा होगा ना तो राजनीतिक विश्लेषक ने उस पर एक टिप्पणी की और ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। क्यों भैया, आप भी तो यही हो ना, आप भी सुप्रीम कोर्ट की सब बात मानते हो, तो ये भी तो देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या आपको बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता का अहंकार करना ये अच्छी बात नहीं है। किसी दिन इसका भी एक पीक पॉइंट आएगा, और जब इसका पीक पॉइंट आ जाएगा तो आपको भागते हुए वो बोलते हैं ना कि लंगोटी भी नहीं बचेगी। इसलिए बड़े संयम से काम करो। ठीक है, तुम्हारा टाइम है, ठीक, तुम मैं कुछ समझ भी गया, चेंज करो। समझ गया दुबे जी, समझ गया। दीपक सोनकर जी, दुबे जी करे लंगोटी संभाल के रखो, क्योंकि भागोगे तो लंगोटी भी नहीं बचेगी। अब मामला लंगोटी पे आ गया है, संभल से चलते चलते बक्फ गली से होते होते लंगोटी वाली गली में आ गया। बताओ भैया, लंगोटी में डबल गांठ मारो। देखिए बचेगा किसका क्या, ये तो जब न्यायालय कमेटी जो एसआईटी पूरी जांच दे करके आएगी और बड़े बड़े लोग जब जेल जाएंगे, जब भीतर हो जाएंगे, तब पता लगेगा किसके पास क्या बचा है। जो लोग उनकी पैरवी कर रहे थे, जो एक्स पे खूब सारा लिख रहे थे, जो हमने देखा है बहुत सारा लिख रहे, किसके लिए लिखेंगे एक्स पर? जो हमारे देश के, माने आप समझिए हमारे देश के ऐसे लोगों को जो सनातन परंपरा को हमेशा तो करने का काम किया, उनके लिए एक्स पर लिखने का काम करेंगे। तो लंगोटी किसकी ढीली है वो तो सब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। हमारे दुबे जी अभी बात कर रहे थे, इनको ये सोचना पड़ेगा कि आप न्यायालय की उस आदेश को पालन करते हो क्या? आप जनता के उस आदेश को पालन करते हो क्या? आप तो आदेश को किसको पालन करोगे? जो आपकी सुविधा अनुसार होगा। भाई यहां हम चुनाव जीत गए, वहां ईवीएम खराब नहीं है, और जहां चुनाव हार गए वहां ईवीएम खराब है। न्यायालय के उस आदेश को हम नहीं मानेंगे। जो मस्जिद के अंदर सड़क पर लोग नमाज पढ़ते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? जो इनके हिसाब से होगा उसको। तो ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि कौन कितने हिसाब से पढ़ता है। और आप अपने पहले गिरेबान में, आपने बहुत अच्छी बात कही, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। आपने इटावा के उदाहरण को देने को कहा, इटावा का उदाहरण एक और देख लीजिएगा। जब 2015 के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर की कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई, और आप शब्दों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से भी पूछ लीजिएगा कि हिंदू परंपरा को कौन से शब्दों से वो प्रयोग करते थे, संतों को किन शब्दों से प्रयोग करते थे, हमारे मंदिरों के अंदर किस शब्दों से प्रयोग करते थे। जरा अखिलेश यादव जी से भी पूछ लीजिएगा, उनको भी सिखा दीजिएगा कि राजनीति में शब्दों का महत्व बहुत है। और आपने मुलायम सिंह जी की बात करी, सदैव मुलायम सिंह जी नेताजी की, ये उन्हीं के भी वही शब्द थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये भी शब्द उन्हीं के थे। ये शब्दों की राजनीति की बात अगर समाजवादी पार्टी ना सिखाए तो बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने हमेशा से संतों को गाली देने का काम किया हो, सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करने का काम किया हो, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करने का काम किया हो, हमेशा
किसी भी नेता के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करने का काम किया हो, वो समाजवादी पार्टी शब्दों के हितैषी बनाने का काम ना करे। जिसके खुद के कुर्ते पर खूब सारे इंकों के दाग है, वो दूसरे दागों को चुनाने का काम ना करे। ठीक है, ये तो इसके दाग अच्छे हैं, उसके दाग खराब है, मामला यहाँ पर आ गया। मैं एक कॉमन सवाल चारों मित्रों से छोटी छोटी टिप्पणी चाहूँगा। मनीष अग्रवाल, देश भर में जितने भी इमारत हैं, वक्फ कानून है, इसलिए जितनी भी मुस्लिम धार्मिक इमारतें हैं पुरानी 100 साल से ज़्यादा जो ASI के अधीन हैं, या दरगाहें या और चीज़ें या स्मारक, उन पर ये विधि जो कानून पास हुआ है, ये कानूनी व्यवस्था करता है कि ASI द्वारा संरक्षित स्थायी संपत्तियां, उन पर सर्व स्वामित्व तो ASI का ही रहेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें वक्फ का हुक्मनामा नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें थी, जो भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी थी अपने नाम से ASI की चीजों को, उसको उन्हें सरकार को वापस करना पड़ेगा। और अमिताभ जी, इसमें एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि जब अंग्रेज भारत को आजाद करके गए तो सारे देश की संपत्ति तो अंग्रेजों के कब्जे में थी। तो क्या ये उससे भी पहले की संपत्ति, 400 साल पहले की संपत्तियों के कागज लेके आए थे बाबर के जमाने के? क्योंकि अंग्रेजों के बाद सारी संपत्ति वो भारत सरकार को हैंड ओवर करके गए थे, तो ये इनके पोजीशन में कहाँ से आ जाती है? इनके पास कौन से कागज है? ठीक है, क्योंकि मैं एक लाइन के, अमिताभ जी एक लाइन का मैं दुबे जी को जवाब दे दूं। दुबे जी कह रहे थे, तो क्या गायत्री प्रजापति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था वो आज तक जेल में है? दुबे जी गायत्री प्रजापति वाले का भी सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट का या नहीं करेंगे? ठीक है नावेद भाई, वही मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी कि ASI द्वारा संरक्षित इमारतें किसी अन्य व्यवस्था के अधीन नहीं रह सकती, वक्फ के अधीन नहीं रह सकती। नावेद जी, इसका व्यवहारिक असर क्या होगा पूरे देश में? जाहिर सी बात है कि पुरातत्व विभाग के अधीन होगी तो उसके पास सारे अधिकारी भी होंगे, चाहे फिर उसके दुकान मेंटेनेंस का अधिकार हो, दुकान कोई गिरोह नहीं बेच पाएगा, कोई समूह नहीं बेच पाएगा दुकानें, नहीं कोई ना नहीं कोई वहां मॉल बनवा पाएगा, ना सिनेमा चलवा पाएगा, ना होटल खोल पाएगा। नहीं, वो देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं, और ये जो नियम है और उसको पूरे तरीके से अपने अंडर में पुरातत्व विभाग इसको ले लेगा और पूरे राइट्स उसी के होंगे, इस बात को लेकर तो मुस्लिम समुदाय को खुश होना चाहिए है। क्योंकि एक बड़ी सरपरस्ती, एक बहुत बड़ी देश की संस्थान, उसकी वो कम से कम वो बिक नहीं पाएगी, उसकी लूट नहीं मच पाएगी, उसको खोद के दुकानें बेचने का धंधा नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से भारत सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी, जिसका काम ही देखरेख करना और जिंदा रखना और उसके जो स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना, इतना महत्वपूर्ण काम है। तो मैं समझता हूं कि इस पर तो मुस्लिम समुदाय को या किसी भी समुदाय की धार्मिक स्थल अगर पुरातत्व विभाग के अधीन आता है या उस पर मोहर लगती है तो इस पर तो बड़ी खुशी होना चाहिए। भाई, मैं दुबे जी से ये प्रश्न लूंगा। दुबे जी, क्या स्थिति बनेगी? दुबे जी, हेलो, हाँ जी बोलिए जी। मैंने पूछा, ASI के द्वारा संरक्षित इमारतों में किसी दूसरे की दखल नहीं होगी, मतलब सरपरस्ती किसी दूसरे की नहीं हो सकती कि जफर अली की है कि मुश्ताक अली की है। ASI मतलब ASI, बाकी सब बाहर। अग्नोत्री जी, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो हिंदुओं मंदिर हैं, कितनी सरकार उन पे कब्जा किए बैठी है। ये एक और बिल ले आए जिसमें जितने भी धार्मिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी उनके धार्मिक स्थल हैं, सब पे अपना कब्जा जमा दें और बोले कि अब जो यहाँ होगा वो सरकार जो करेगी वो ही होगा। ये कर दो ना, खेल खत्म हो जाए। ये रोज का झगड़ा और फसाद सब खत्म कर दो ना। ठीक है दुबे जी, ठीक है। मैं एक टिप्पणी दीपक सोनकर से, ठीक है दुबे भाई, दीपक सोनकर, वही प्रश्न आपसे। ASI द्वारा संरक्षित इमारत अब केवल और केवल व्यवहारिक रूप में भी ASI द्वारा ही संचालित होगी। अभी तक लिखा कुछ था, होता कुछ था। जैसे संभल की ये मस्जिद, इस मस्जिद में ASI की टीम को घुसने नहीं दिया जाता था। कागज पर ही ASI के कंट्रोल में थी, क्या प्रैक्टिकली
एएसआई का आदमी घुस नहीं सकता था इस मस्जिद में। दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिस तरीके से जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो भी हमारे पुरातन इतिहास के केंद्र हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, उनको संरक्षण करता है। और जिस तरीके से वक्त में लोगों ने उन बिल्डिंगों को तोड़ करके अपने मॉल बना लिए, अपने व्यापार के केंद्र खोल दिए, बड़ी बड़ी दुकानें बना ली, आज उनको समस्या। और ये तो बहुत अच्छी बात है उन भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, कि जो उनकी मंदिर को आज सुरक्षित करने के लिए पुरातन भारतीय पुरातत्व ने संरक्षण देने का काम किया है। और 12 नियम भी जो सारे देश में एक साथ नियम चलने वाले होंगे, जो पुरातत्व के नियम होंगे, जो संरक्षण एएसआई के नियम है, उसी के हिसाब से सारी मस्जिदें और सो भी होंगे उसके हिसाब से चलेंगी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला।